हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वो RICIT का चैप्टर नंबर 9 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा क्योंकि वीडियो के अंतर्गत हमने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर RICIT संबंधित सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 का नाम है नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। इस चैप्टर के अंतर्गत आप जानेंगे कि कॉमन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज किस तरीके से नागरिकों को मिलती है, और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं, और कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनके बारे में आप कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, तो वो सभी नॉलेज आपको इस चैप्टर के अंतर्गत मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेवा है जिसके बारे में हम जानते हैं कि आधार सर्विसेज, जो कि आधार जो होता है वो 12 अंकों का एक पहचान संख्या होती है। मतलब आधार कार्ड में जो नंबर होते हैं उनमें जो संख्याओं की नंबरिंग होती है वो 12 होती है। इसके बाद में इसमें दे रखा है कि जो आधार है उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आधार कार्ड है वह UIDAI के द्वारा जारी किया गया है, जिसका पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अब इसके बाद में आता है कि इस नामांकन के लिए आवेदन ये संख्या नागरिक के मूल जनसंख्यांकिकी और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे कि फोटोग्राफ और 10 उंगलियों के निशान और 2 आइरिस से जुड़ी हुई होती है। आधार कार्ड के बारे में हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं। इसके अंदर बस आपको जो मेन बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकती है, खाली वही हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में बता रखा है कि जो आधार कार्ड में जो डेटाबेस होता है वो एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर होता है, और आधार कार्ड जो होता है वो निःशुल्क होता है। अब आधार कार्ड का एक लोगो है जो कि आप देख लीजिए कि आधार कार्ड का लोगो इस प्रकार से होता है। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है कि आधार कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक सभी के आधार कार्ड बन चुके हैं, बट जिनके आधार कार्ड अभी तक नहीं बने हैं उनका यहाँ पर उन्होंने प्रोसेस बता रखा है कि आपको अब आधार के नामांकन के लिए आपको कोई भी ई मित्र के पास जाने की आवश्यकता है, जो कि पूरी प्रक्रिया आपको बिंदु भाई यहाँ पर बता रखी है। तो अपने निवास और पहचान के संबंधित सभी दस्तावेज को आधार नामांकन फॉर्म के साथ किसी भी नज़दीकी नामांकन केंद्र पर जाकर आप UID द्वारा अधिकृत नामांकन शिविर में भी जा सकते हैं। यानी आपको अपने निवास का और पहचान का दस्तावेज लेकर वहाँ जाना है। नामांकित केंद्र पर अधिकारी द्वारा दस्तावेज के सत्यापित किए जाएंगे, यानी वो चेक करेंगे। नामांकित या ऑपरेटर के द्वारा डिटेल एंटर करेगा। फिर उसके बाद में उनकी जो फिंगरप्रिंट्स होंगे और आईराइस स्कैनिंग होगी वो होगी। उसके बाद उनकी तुरंत एक फ़ोटो ली जाएगी। उसके बाद में उनका फिंगरप्रिंट के साथ साइन ऑफ करेंगे। तो ये सभी स्टेप्स होते हैं कि हम कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो ज़्यादातर दिक्कतें आती है वो होती है आधार अपडेशन को लेके। तो आधार अपडेशन में क्या दे रखा है कि UIDAI पोर्टल उपयोगकर्ता जो कि आधार को दो तरीके से प्रोवाइड करवाता है। एक तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर आप एक ऑफलाइन मेथड के जरिए भी जा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको ये वाली वेबसाइट है UIDAI.gov.in पर जाकर आपको जो भी अपडेट करना है वो खुद से कर सकते हैं। इसके बाद में ऑफलाइन मेथड में ये होता है कि आप अपडेट किए गए विवरण को डाक सेवा का उपयोग कर UIDAI को भी भेज सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि आधार का अपडेशन हम किन किन माध्यम से कर सकते हैं। तो दोनों ही, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसके बाद में आता है कि ऑनलाइन विधि का उपयोग करके आधार विवरण हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है कि आपको अगर खुद से आधार को अपडेट करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो हम आपको इसको प्रैक्टिकल में भी बता देंगे। बाकी यहाँ पर अभी जो थ्योरी जो लिखी हुई है, जो इंपॉर्टेंट है, खाली वही हम पढ़ेंगे। अब इस आधार अपडेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड पर दिया हुआ होना चाहिए, जिसके ऊपर आपके फ़ोन पर क्या आता है, OTP आता है। तो सबसे पहले आधिकारिक आधार कार्ड को अपडेट पोर्टल पर जाएंगे, फिर अपडेट आधार डेटा बटन पर वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको आधार सेल्फ सर्विस पोर्टल पे ले जाएगा, जिसके बाद आपको अपनी डिटेल पे जो भी संशोधित करने की पूरी जानकारी और उसका प्रोसेस समझाया जाएगा। अब इसके बाद में आप इसकी जो भी नेम, जेंडर, DOB एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। हालांकि अभी ये सभी चीज़ें ऑनलाइन बंद कर दी गई है, खाली आप अपना मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं कर सकते, सॉरी, और आप यहाँ पर खाली अपना एड्रेस है उसको ही अपडेट कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी अधिकृत केंद्र है आधार के, वहाँ जाकर ही आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो वहाँ जाकर ही आपका अपडेट होता है।
इसके बाद में यहाँ पर कुछ स्टेप्स बता रखे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हमने आपको आधार कार्ड में बताई है वो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट आता है कि बैंक खाते के साथ आधार लिंक करें। अभी तक सभी ने अपने बैंक खातों में आधार कार्ड दे दिया है, और अगर नहीं भी दिया है तो आप अपने नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं, या फिर आप खुद अपने स्वयं आधार की कॉपी भी बैंक में जमा करा सकते हैं। तो ये दो मेथड है जिनके जरिए आप अपने बैंक खाते में आधार से लिंक कर सकते हैं। अब आधार का विवरण को ऑनलाइन अपडेट करना, नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये दे रखा है कि अपडेट आधार कार्ड डिटेल या आधार कार्ड शेडिंग का विकल्प देख पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ मेथड दे रखे हैं जो कि अभी हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आता है आधार के बारे में सुरक्षा संबंधित कुछ आशंकाएं। मतलब आपको आधार कार्ड को बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, और इन पॉइंट्स का जो भी आपको पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है कि अगर आप आधार को देते हैं तो उसका कैसे यूज़ करें। तो ध्यान रहे, आपको अपने आधार कार्ड का नंबर या उसकी कॉपी को हर किसी के साथ शेयर बिल्कुल ना करें। मतलब ध्यान रहे कि आप अपने आधार कार्ड का नंबर और उसकी कॉपी किसी को मतलब बिना मतलब के ना दें। अगर आपको किसी को भी शेयर करने की ज़रूरत है तो आप उसे ज़रूर से सेल्फ अटेस्टेड करें, या फिर उस पर डेट या फिर पर्पस ज़रूर से उस फोटोकॉपी पर लिख दें। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि कई स्थितियों में आपको आधार ऑनलाइन भी शेयर करना होता है, तो जहां आपको स्व प्रमाणित तथा उद्देश्य अंकित करने का अवसर नहीं मिल पाएगा। मतलब आप वहां पर चेक नहीं कर पाएंगे कि आपका जो भी अगर हमने कहीं पर आधार अपलोड करा है ऑनलाइन तो सक्सेसफुल है या नहीं। तो इसमें क्या होगा, आपको उस वेबसाइट या पोर्टल एसएमएस जहां आप अपने आधार की डिटेल को शेयर कर रहे हैं, वहां पर आप उस वेबसाइट ऑफ योर बैंकिंग, इनकम टैक्स आदि के बारे में आप वहां पर जा सकते हैं। मतलब उसको देखकर ही आप वहां पर अपना जो भी आधार कार्ड है उसको शेयर कर सकते हैं। अंत में यदि आपको लगता है कि आपके आधार कार्ड का उपयोग दुरुपयोग हुआ है तो वहाँ पर आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि हम आधार कार्ड को कैसे यूज़ में लें और किस तरीके से हम अपने आधार कार्ड की कॉपी को दूसरे को देवें। ये था अभी तक हमने जो पढ़ा था वो आधार सर्विसेज से संबंधित था। अब आता है हमारा पैन कार्ड यानी आयकर विभाग की सेवाएं, जिसमें कि सबसे पहले जो आयकर विभाग की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सर्विसेज में सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आता है आधार के बाद में, वो होता है पैन कार्ड का आवेदन। मतलब पैन कार्ड क्या होता है इसके बारे में। तो पैन कार्ड का आपको पूरा नाम याद रखना है। पैन कार्ड का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और जब भी आवेदन प्रक्रिया में दो मूलभूत हिस्से होते हैं। सबसे पहले आवेदन भरना होता है, उसके बाद में आपको आयकर विभाग के द्वारा एक कार्ड दिया जाता है। पैन कार्ड का एक महत्वपूर्ण संख्या होती है, मतलब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसके पास सरकार द्वारा बैंक में जमा, म्यूचुअल फंड खरीद, बीमा खरीद, संपत्ति खरीद आदि विभिन्न जानकारियाँ लेन देन की अनिवार्यता आपके इस पैन कार्ड में होती है। अब यहाँ पर कुछ बता रखा है, एनएसडीएल वेबसाइट पर पैन कार्ड कैसे आप अपलोड कर सकते हैं, कैसे आवेदन खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वेबसाइट दे रखी है एनएसडीएल की, और इसके ऊपर आपको एक फॉर्म भी दे रखा है, फॉर्म 49A, जो कि अगर आप नया पैन कार्ड बनाते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म 49A को डाउनलोड करना पड़ता है, और उसको सही भांति बिल्कुल सही तरीके से उसको भरना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ दे रखा है कि वेबसाइट आपको प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान के लिए एक भुगतान गेटवे पर भेज देगा, जिससे आप अपनी फ़ीस भी जमा करा सकते हैं। ऑफलाइन भुगतान शुल्क के लिए आपको चेक या डिमांड की जरूरत पड़ेगी। एक बार पैसा भुगतान करने के बाद उपयोगकर्ता को रेफरेंस की यानी एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाता है। आपके पैन रिक्वेस्ट के संदर्भ में आप अपने पैन को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके बारे में आपको दे रखा है कि एक्नॉलेजमेंट की आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, और फिर उसके बाद में दे रखा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे दस्तावेज प्राप्त होने पर उनकी जाँच करता है, और उसके बाद में संतोषजनक एक नया पैन कार्ड नंबर आपको जारी कर दिया जाता है। तो सिंपल है, अगर आप अपना पैन कार्ड खुद से बनाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाके जो 49A फॉर्म है उसे ऑनलाइन भर सकते हैं, और उससे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपका जो भी पैन कार्ड डिपार्टमेंट है एनएसडीएल, उसको वेरीफाई करने के बाद में आपका जो पैन नंबर होता है उसे वह अलोकेट कर देता है। अगर आपको पैन कार्ड में विवरण अपडेट करना हो तो उसके बारे में क्या दे रखा है कि पैन आवेदन फॉर्म का उपयोग करके आप पैन जानकारी को करेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म को पूरी भली भांति सही तरीके से पूरा भरें, और उन बॉक्स पर टिक किया जाना चाहिए जिनकी आवश्यकता मतलब है या फिर नहीं उनको। परमानेंट अकाउंट नहीं, लेकिन आपका पीएन बदलेगा नहीं बदलता है। मतलब अगर आप करेक्शन करवाते हैं अपने पैन कार्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट डिटेल में, तो आपका पैन कार्ड नंबर तो वही रहता है, खाली आपके जो भी डिटेल है उसमें जिसमें आप चेंजेस कराना चाहते हैं वो हो जाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है, अभी तक हमने जो पढ़ा था इससे पहले आधार था, इसके बाद में हमने पैन कार्ड के बारे में पढ़ा। अब जो हम नया जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो कि आपका ऑनलाइन आईटीआर फिलिंग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आईटीआर का पूरा नाम आपको याद रखना है, जो कि होता है इनकम टैक्स रिटर्न,
जो कि आपके इनकम टैक्स का आपने कितना भुगतान किया है, वह वार्षिक आय यानी सालाना आय आप कितना करते हैं, और उससे आपको टैक्स की राशि का विवरण भी दिया जाता है, जो कि हर साल हर कर योग्य आय अर्जित करने वाले भारतीय नागरिकों को आयकर रिटर्न फाइल करनी ही होती है। अब इसके बाद में आपको दे रखा है कि एक आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी अगर आप इनकम टैक्स की फ़ाइल खुद से भर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आपके पास में बैंक की स्टेटमेंट फॉर्म 16 होना चाहिए, जो कि आपको सैलरी पर्सन होते हैं तो उन्हें मिलता है, और प्रीवियस ईयर का आपको रिटर्न फाइल होना ज़रूरी है। अब इसकी जो वेबसाइट है वो आपको दे रखी है कि इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in वेबसाइट पर जाकर आप अपने जो भी रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि आप पैन कार्ड के जरिए कर सकते हैं। यानी आपको पैन नंबर वहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसकी यूज़र आईडी मिलती है। इसके बारे में दे रखा है एक उपयोगकर्ता रिटर्न प्रिपेयर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है। डिटेल भरने के बाद वह अपनी लॉगिन करके पोर्टल पर अपलोड भी कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे जो कि ITR से संबंधित थे। नेक्स्ट आता है कि ITR अपलोड के लिए आपको कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। यानी अगर आपको अपनी ITR फिलअप कर रहे हैं तो उसके लिए सिंपल है। अगर आप आधार से वेरीफाई कराते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट उसको वेरीफाई करा सकते हैं। बट अगर आप अपना इसको फाइल को अपलोड करते हैं तो यहाँ पर दे रखा है कि अपने PC लैपटॉप में संबंधित असेसमेंट ईयर डाउनलोड पेज से ITR प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके रिटर्न तैयार करते हैं। फिर उसके बाद में जो भी भुगतान कटौती है उसके अंदर फिल कर देते हैं। फिर वो फाइल XML के प्रारूप में जनरेट होकर सेव करें। फिलिंग वेबसाइट पर लॉगिन कर हम फाइल पर जाएं और अपलोड रिटर्न कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप अपना ITR फिलिंग कर सकते हैं। हम आपको एक बार प्रैक्टिकल में ITR फिलिंग कैसे होता है वो भी हम आपको प्रैक्टिकल करके बता देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ITR बनाएं और ऑनलाइन जमा कैसे करें। तो अगर आप प्रिपेयर, अभी हमने इसके बारे में आपको बताया था कि प्रिपेयर एंड सबमिट ITR ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, और जो भी आपका ITR का टाइप है ITR 1 और 4S ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। आयकर रिटर्न फॉर्म यानी ITR 1 ITR 4S असेसमेंट ईयर चुनकर भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल की बातें हैं, जब हम आपको प्रैक्टिकल के वीडियोस बनाएंगे तो आप उसमें सीख सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कि पुरानी ITR पुनः हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप आयकर वेबसाइट पर लॉगिन कर आप अपने व्यू एंड रिटर्न फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। यानी आपके पास में एक ऑप्शन आता है जो कि व्यू रिटर्न फॉर्म पर आता है, उससे जरिए आप अपनी पुरानी ITR फाइल को पा सकते हैं। इसके बाद में आता है कि ITR फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद में वेरीफाई पर चुन सकते हैं, जिसके जरिए आप सत्यापन के लिए लंबित रिटर्न देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर पेंडिंग पर क्लिक करके देंगे। डाउनलोड शुरू होने के बाद में आप अपना जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर है उसका चयन कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप दस्तावेज खोलने के लिए उसका पासवर्ड, जो कि आपको लोअर केस में आपका पैन नंबर व आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। मतलब अगर आप अपनी ITR को फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद में उसको अगर पासवर्ड लगा होता है तो आपको उसमें अपना जो भी पैन नंबर होता है स्मॉल लेटर में लिखना है, देन उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो ये जो टॉपिक था वो आपका पैन कार्ड के बाद में ITR है। अब जो नेक्स्ट जो नया टॉपिक आने वाला है वो हमारा है पासपोर्ट सेवाएं। अब है पासपोर्ट आवेदन। अब पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन आप फॉर्म भर सकते हैं। पासपोर्ट का शुल्क ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है passportindia.gov.in। ठीक है, इसके बारे में आपको दे रखा है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ हैं, जो कि क्या है। इसके उपरांत आपको ARN रसीद प्रिंट करके और आप इसके बाद आपको अपने PSK में आवेदन को प्रोसेस करवाना होता है। मतलब आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक कराना पड़ता है, फिर उसके बाद में आपको उसका प्रोसेस करना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ दे रखा है कि पासपोर्ट आवेदन ऑनलाइन जमा करें, यानी कैसे आप जमा कर सकते हैं। तो पासपोर्ट सेवा पर लॉगिन पंजीकरण करना, तो यहाँ पर आपको स्टेप्स बता रखे हैं कि किस तरीके से आप अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसे भी हम आपको प्रैक्टिकल में एक बार करके दिखा देंगे, ताकि आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल की नॉलेज हो जाएगी। बट यहाँ पर कुछ बेसिक्स हैं जो कि थ्योरी में आपको समझना है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसमें आपको अपनी जो भी नाम, DOB, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि चुनना होगा, और अपना यूज़र ID और पासवर्ड भी बनाना होगा। उसके बाद में आता है आवेदन के प्रकार चुनना, कि आप जो भी आप कैसे, जैसे टाइप कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर आप नया पासपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, या पासपोर्ट फिर से जारी करना चाह रहे हैं, या फिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आधिकारिक पासपोर्ट, या फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, या फिर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो ये टाइप्स हैं कि आप कौन सा पासपोर्ट टाइप बनाना चाह रहे हैं। इसके बाद में आता है आपके सामने आवेदन पत्र भरना। तो आवेदन पत्र दो तरह से भरे जा सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर आप भरे जा सकते हैं। अब इसे भर सकते हैं आप वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन विधि फॉर्म भरने पर एक फास्ट तरीका होता है,
और इसमें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ऑनलाइन मोड में इन सभी की आवश्यकता होती है। एक बार जब आप सभी विवरण भर चुके हैं तो आपको फॉर्म सबमिट करना होता है। ऑनलाइन मोड के लिए फॉर्म भरते समय आपको इंटरनेट से जुड़ा रहना पड़ता है। अब नेक्स्ट दे रखा है कि समय निर्धारण, भुगतान एवं अपॉइंटमेंट आप कैसे बुक कर सकते हैं, जो कि आपको सिंपली हम बता देते हैं कि आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी पीएसके का पूरा नाम पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है, और जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है। वहाँ पर जाकर आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अपॉइंटमेंट होम पर जाएंगे और फिर जाकर वहाँ पर व्यू एंड सेव सबमिट एप्लीकेशन पर देखेंगे। उसके बाद में ये आपके द्वारा पूर्व में जमा किए गए फॉर्म का जो भी आपका ARN नंबर, फाइल नंबर, फिर एप्लीकेंट नंबर, अपॉइंटमेंट डेट, सबमिशन नंबर दिखाएगा। आपके द्वारा भरे गए फॉर्म का ARN आप सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद में आपको अपना मोड ऑफ पेमेंट पर शुरू होता है, तो आप यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट मोड भी कर सकते हैं। भुगतान करने के पश्चात आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप वहाँ पर जाकर अपना जो भी है कंफर्म जो भी है आपका उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपके पासपोर्ट सेवा केंद्र के कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि टिकट बुक सेवाएं, इसको भी हम प्रैक्टिकल में आपको करके बता देंगे कि टिकट बुकिंग में आपकी जो भारतीय रेल है, जो कि आपको पंजीकरण एवं साइन रजिस्ट्रेशन साइन इन यानी कि भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम IRCTC का आपका पूरा नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रखा है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन भारतीय रेल अथॉराइज है, जो कि यात्रियों को ऑनलाइन आरक्षण सेवा यानी ऑनलाइन रिजर्वेशन सर्विस प्रदान करती है। अब इसमें आपको रजिस्टर्ड वेबसाइट, जो कि इसकी वेबसाइट आपको याद कर लेनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, irctc.co.in पर जाकर अपना यूज़र आईडी से और अपना पासवर्ड बनाना होगा। आपको साइन अप पे क्लिक कर और आपको यूज़र, पासवर्ड, नेम, जेंडर, DOB एड्रेस, सिक्योरिटी क्वेश्चन, मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि जैसी जानकारी आपको इसके साइन अप के दौरान पूछी जाती है। अब इसके बारे में दे रखा है आपने RECT अकाउंट्स को सक्रिय करने के लिए आपको वेरिफिकेशन कोड भी, एक्टिवेशन लिंक, मतलब आपको अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो उसके बाद में आपको वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है, जो कि आपको SMS और ईमेल ID पर प्राप्त होते हैं। वहाँ पर जाकर आपको उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में जो भी आपका अकाउंट होता है वह वेरीफाई होता है। अब इसके बारे में दे रखा है कि PNR स्थिति ट्रैकिंग यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड यानी PNR नाम का आपको याद रखना है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड का छोटा नाम होता है। ये रेलवे द्वारा जारी एक असाइनमेंट यूनिक 10 अंकों का नंबर होता है, जो कि एक रेफरेंस के तौर पर जाना जाता है। PNR स्थिति की जांच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट है इस पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। यदि आप अपने टिकट ऑनलाइन बुक कराया है तो आप IRCTC पर लॉगिन कर भी बुक टिकट की हिस्ट्री पर जाकर आप अपने टिकट सेलेक्ट कर गेट PNR स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। इसके बारे में आपको दे रखा है कि टिकट के आगमन व प्रस्थान के बारे में पूछताछ की जानकारी आपको inquiry.indianrailway.gov.in पर जाकर मिल सकती है, ये सभी जानकारी। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप पढ़ लेना, इतने खास नहीं है। नेक्स्ट है IRCTC की टिकट बुकिंग हम कैसे करते हैं, ये मैं आपको जब प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको एक बार करके दिखा दूंगा। तो बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि IRCTC का पूरा नाम क्या होता है और ये किस काम में आता है। ये रेल टिकट के बुक के काम में आता है। नेक्स्ट आता है आपके सामने, ये सभी आपके जो प्रैक्टिकल है उसके संबंधित करेंगे कि आप टिकट को भी रद्द कर सकते हैं, ठीक है, उसी वेबसाइट पर जाकर। अब आता है नया टॉपिक आपके लिए RSRTC, जिसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। इससे पहले था IRCTC था, अब आता है आपके सामने RSRTC, जो कि राजस्थान में बस सेवा प्रदान करने वाली एक सार्वजनिक बस कंपनी है। अब इसके बारे में इसकी जो वेबसाइट है वो आप लोग याद कर लें कि RSRTC online.rajasthan.gov.in। अब इसमें आपको पंजीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको अकाउंट वहाँ पर बनाना होगा, सेम IRCTC की जैसे, और वेबसाइट पर लॉगिन कर आप वहाँ पर न्यू यूज़र पर जाकर कोई भी डिटेल जो होगी उसको आप फिलअप कर सकते हैं, बिल्कुल आपका IRCTC की जाकर। अब इसमें देख रखिए कि आपको यहाँ पर बस शेड्यूल का, मतलब जो आपको इमेज दे रखी है इसके आपको बस का शेड्यूलिंग भी चेक कर सकते हैं, सभी विवरण दर्ज कर सकते हैं जो भी आप देखना चाहते हैं। अब इसमें आपको अगर टिकट बुक करना हो तो वही आपको यूज़र ID और पासवर्ड से करना होगा। हाँ तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप जान सकते हैं कि जैसे आपने ट्रेन के अंदर टिकट बुक कराई थी वैसे के वैसे आप जो बसों की जो टिकट होती है वैसे भी आप बुक करवा सकते हैं। टिकट को आप रद्द भी कर सकते हैं कि माई टिकट में जाकर आप अपने जो भी बस के टिकट हैं उसको बंद भी कर सकते हैं। इसके बाद में टिकट रद्द करने के लिए आपको टू कैंसिल पर क्लिक करेंगे और वही नई विंडो के तौर पर आपको देखने को मिलेगा।
अब इसके बाद में नया जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे सामने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, जो कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के नाम से जाना जाता है, जिसकी वेबसाइट जो है वो nvsp.in है, जिसका पूरा नाम नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, जो कि जनवरी 2015 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लॉन्च की गई थी, जो कि एक एकल खिड़की सेवाएं के प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। अब एनवीएसपी को ईएसआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उपलब्ध कराया गया है, जो कि उपयोगकर्ता वेबसाइट पर जा सकते हैं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब इस एनवीएसपी पोर्टल में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। चुनावी सूची में नाम भी आप ढूंढ सकते हैं कि आपका चुनाव जो इलेक्शन लिस्ट है उसके अंदर आपका नाम है या फिर नहीं। नए पंजीकरण के लिए आप अंग्रेजी हिंदी भाषा का आवेदन कर सकते हैं। सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि हो तो, या फिर उपयोगकर्ता अपने मतदान केंद्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विवरण देख सकते हैं। उपयोगकर्ता बूथ स्तर के अधिकारी, चुनावी पंजीकरण अधिकारी और अन्य उपचार अधिकारी के संपर्क विवरण प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता आधार नंबर को इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी EPIC डेटा से जोड़ सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करके उपयोगकर्ता ऑडियो विजुअल लघु फिल्म भी देख सकते हैं। मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी ऑडियो विजुअल स्क्रिप्ट के द्वारा उपलब्ध होगी। तो उपयोगकर्ता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM पर लघु शैक्षणिक फिल्म भी देख सकते हैं। तो ये सभी जो कार्य हैं वो आप NVSP पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें, ये भी हम आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर NVSP का पूरा नाम, जनवरी 2015 में इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी और इसकी जो वेबसाइट है और ये किस काम में हमारे आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दे रखा है कि मतदाता सूची का नाम आप ढूंढ सकते हैं कि कैसे ढूंढ सकते हैं। अपने बूथ AC और PC के बारे में जानकारी आप इस पोर्टल पर जाकर ले सकते हैं और नए मतदाता पंजीकरण के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। चुनावी रोल में प्रविष्टियों को सुधार कर सकते हैं। ये सभी जो पॉइंट्स थे जो कि आपके NVSP से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका LPG सेवा और सदस्यता, यानी कि ऑनलाइन रिफिल बुकिंग का कार्य भी, यानी आप घर बैठे LPG सिलेंडर बुकिंग घर बैठे आप एक बटन पर क्लिक करके आसानी से बुक करवा सकते हैं। इंडियन गैस, HP गैस और भारत गैस के पास अपनी स्वयं की ऑनलाइन LPG बुकिंग सर्विस है, जिससे ग्राहकों को LPG सिलेंडर रिफिल बुक करने की सुविधा भी यहाँ पर दी जाती है। अब एक सिलेंडर ऑनलाइन बुक करने के लिए आपको LPG प्रोवाइडर, जो कि प्रोवाइडर है आपका, उसकी वेबसाइट पर जाकर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड के जरिए आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको स्क्रीन पर बुक या रिफिल का ऑप्शन चुनाई देगा और उसके बाद में कैश ऑन डिलीवरी या फिर ऑनलाइन के जरिए आप वहाँ पर पेमेंट भी कर सकते हैं। पिछले डिलीवरी का डेटा की जांच भी आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। वह वितरित परिवर्तन कनेक्शन की समाप्ति ऑनलाइन अनुरोध की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। वह वितरित परिवर्तन के लिए आप ऑनलाइन को अनुरोध भी कर सकते हैं, यानी न्यू सर्विस रिक्वेस्ट पर भी क्लिक करके आपने अपने क्षेत्र के वर्तमान वितरक तथा अन्य वितरित एजेंसियों को भी देख सकते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें थी वो आपकी थी आपके ऑनलाइन रिफिलिंग बुकिंग की। तो ये जो चैप्टर था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादातर इस चैप्टर के अंदर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो इसके वीडियोस भी हम आपको बनाएंगे। बाकी अब आज का जो चैप्टर था जो 9 था, जिसके अंदर थ्योरीटिकल जो था वो हमने कंप्लीट किया और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 आज कंप्लीट हुआ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आज ज़रूर से एक लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।